राज कपूर 1924 से 1988 हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक थे। नेहरूवादी समाजवाद से प्रेरित अपनी शुरुआती फिल्मों से लेकर प्रेम कहानियों को मादक अंदाज से पर्दे पर पेश करके उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए जो रास्ता तय किया, इस पर उनके बाद कई फिल्मकार चले। भारत में अपने समय के सबसे बड़े शोमैन थे। सोवियत संघ और मध्य पूर्व में राज कपूर की लोकप्रियता दंतकथा बन चुकी है। उनकी फिल्मों, खासकर श्री 420 में बम्बई की जो मूल तस्वीर पेश की गई है, वह फिल्म निर्माताओं को अभी भी आकर्षित करती है। राज कपूर की फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थीं और अपनी ज़्यादातर फिल्मों के मुख्य नायक वे खुद होते थे। फिल्मी सफ़र सन 1935 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में राज कपूर ने फिल्म इनकलाब में अभिनय किया था। उस समय वे बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में सहायक हेल्पर का काम करते थे। बाद में वे केदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय का कार्य करने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि राज कपूर कुछ विशेष कार्य कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने उसे सहायक या क्लैपर बॉय जैसे छोटे काम में लगवा दिया था। परंतु पृथ्वीराज कपूर के साथ रहने वाले एवं बाद के दिनों में राज कपूर के निजी सहायक एवं सहयोगी निर्देशक वीरेंद्रनाथ त्रिपाठी का कहना है, पापा जी पृथ्वीराज हमेशा कहते थे राज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पर फिल्मी दुनिया में शानदार काम करेगा। आज केदार ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन वह भी होगा जब लोग राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का बाप होने के कारण जानेंगे। उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा ने राज कपूर के भीतर के अभिनय क्षमता और लगन को पहचाना और उन्होंने राज कपूर को सन 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में नायक हीरो की भूमिका दे दी। विकास के पथ पर नायक के रूप में राज कपूर का फिल्मी सफ़र हिंदी सिनेमा की वीनस मानी जाने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला के साथ आरंभ हुआ। 1946-47 में प्रदर्शित केदार शर्मा की नीलकमल तथा मोहन सिन्हा के निर्देशन में बनी चित्तौड़ विजय और दिल की रानी तथा 1948 में एन.एम. केलकर द्वारा निर्देशित अमर प्रेम में भी मधुबाला ही राज कपूर की नायिका थी। नरगिस के अतिरिक्त मधुबाला के साथ ही राज कपूर ने सबसे अधिक फिल्मों में नायक की भूमिका की है, परंतु इनमें सफल केवल नीलकमल ही हुई। अन्य फिल्मों की असफलता के कारण उन्हें भुला दिया गया। 1948 में प्रदर्शित आग वह पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी राज कपूर सामने आए। हालांकि यह फिल्म सफल नहीं हो पाए। आग के प्रदर्शन के साथ ही राज कपूर की छवि एक विवादग्रस्त व्यक्तित्व के रूप में बनी। आग स्थापित परंपराओं का अनुकरण नहीं करती थी, किंतु वह अपनी अलग पहचान भी नहीं बना सकी। आग के बाद 1949 में राज कपूर बरसात फिल्म में अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी पुनः उपस्थित हुए और इस फिल्म ने सफलता का नया मानदंड कायम कर दिया। इस फिल्म की लगभग पूरी टीम ही नई थी। संगीतकार नए थे शंकर जयकिशन, गीतकार नए थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, लेखक नया था रामानंद सागर, फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी। इतना ही नहीं, राधू कर्मकार, एम.आर. अचरेकर और जी माइक जैसे नए टेक्नीशियनों की पूरी टीम थी। इन कारणों से लोग कहते थे आग में जो कुछ जलने से रह गया है वह बरसात में बह जाएगा, लेकिन राज कपूर ने किन्हीं की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक वर्ष के समय में बरसात पूरी हो गई और 1949 में बरसात के प्रदर्शन के साथ ही हिंदी सिनेमा में विस्मय का विस्फोट हुआ। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, रामानंद सागर, निम्मी और सारे टेक्नीशियन रातों रात चोटी पर पहुंच गए। बरसात का संगीत देशकाल की सीमाओं को लांघ गया। चारों ओर मुकेश और लता के गाए हुए गीतों की धुन थी। गायिका लता मंगेशकर की पहचान भी बरसात फिल्म में ही मुख्यतः बन पाए। बरसात पूरी तरह एक नई फिल्म थी जिसकी नसों में पूरा का पूरा नया खून था। इतनी ताजगी और स्वनिर्मिति के साथ जुड़कर इस तरह सफल होने का दूसरा कोई उदाहरण आज़ादी के बाद के हिंदी सिनेमा के पास नहीं है। बरसात की ही प्रचंड सफलता का ये परिणाम था कि इसके अगले वर्ष अर्थात सन 1950 में नायक के रूप में राज कपूर की 6 फिल्में आईं। राज कपूर के पूरे नायक युग में एक वर्ष में इससे अधिक फिल्में कभी नहीं आईं। इस वर्ष नरगिस के साथ उनकी जान पहचान और प्यार फिल्में आईं। केदार शर्मा के निर्देशन में गीता बाली के साथ बावरे नयन, ए.आर. कारदार के निर्देशन में सुरैया के साथ दास्तान, जी राकेश के निर्देशन में निम्मी के साथ भंवरा और रेहाना के साथ पी.एल. संतोषी के निर्देशन में सरगम सन 1950 में रिलीज होने वाली फिल्में थीं। इनमें कारदार की दास्तान सबसे अधिक सफल रही। यह एकमात्र फिल्म है जिसमें राज कपूर सुरैया के साथ नायक बने। सरगम, दास्तान और बावरे नयन का संगीत अत्यधिक लोकप्रिय हुआ।
सरगम और बावरे नयन भी टिकट खिड़की पर सफल रहीं। इसके बाद तो महबूब, केदार शर्मा, नितिन बोस, विमल राय, महेश कौल, वी शांताराम जैसे महामहिमों के रहते नौसिखिए राज कपूर ने अपनी फिल्म आवारा से साबित कर दिया कि वह हर मोर्चे पर बड़े बड़े दिग्गजों के हौसले पस्त कर सकता है। शिखर की ओर सन 1951 में प्रदर्शित आवारा हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसने राज कपूर को नायक के रूप में नई और अलग पहचान दी। आवारा ने ही फिल्मकार के रूप में एक दृष्टिकोण दिया और आवारा ने ही उनकी फिल्मों को सामाजिक यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया। सुप्रसिद्ध फिल्म समालोचक प्रहलाद अग्रवाल के शब्दों में, आवारा ने इस 27 साल के नौजवान को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने के लिए बड़े से बड़ा कलाकार लालायित हो सकता है। आवारा ने ही उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की, यहां तक कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गया। सोवियत रूस में, रूस और अनेक समाजवादी देशों में आवारा को सिर्फ प्रशंसा ही नहीं मिली, वरन वहां की जनता ने भी बेहद आत्मीयता के साथ इसे अपनाया। लेखक पत्रकार विनोद विप्लव के शब्दों में, भारत ने विश्व स्तर पर चाहे जो छवि बनाई हो और उसके जो भी नए प्रतीक हों, लेकिन इतना तय है कि चीन, पूर्व सोवियत संघ और मिस्र जैसे देशों में राज कपूर हमेशा के लिए भारत का प्रतीक बने रहेंगे। चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि आवारा उनकी सर्वाधिक पसंदीदा फिल्म थी। शायद यही कारण है कि आज भी पेचिंग और मास्को की सड़कों पर घूमते टहलते हुए आवारा हूँ गीत सुनाई पड़ने लगते हैं। ये राज कपूर की लोकप्रियता के विशाल दायरे का एक उदाहरण मात्र है। कला की ऊंची नीची डगर। सन 1952 में नायक के रूप में राज कपूर की 4 फिल्में प्रदर्शित हुईं, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। इन चारों में ही उनकी नायिका नरगिस थीं। इतना ही नहीं, सन 51 से 56 के बीच राज कपूर की जितनी भी फिल्में आईं, उनमें नायिका नरगिस ही थीं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष की जयंत देसाई निर्देशित अंबर सबसे सफल फिल्म थी और ख्वाजा अहमद अब्बास निर्देशित अनहोनी सबसे असफल। एम.एल. आनंद के निर्देशन में बनी बेवफा इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, जिसमें राज नरगिस के साथ अशोक कुमार भी थे। अशोक कुमार ने बेवफा में एक भावुक चित्रकार की भूमिका में मर्मस्पर्शी अभिनय किया था। सन 1953 राज कपूर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी आर.के. फिल्म्स की 3 फिल्में रिलीज हुईं, आह, धुन और पापी। ये तीनों ही फिल्में असफल हो गईं। हालांकि इनमें से आह की असफलता एक आश्चर्यजनक बात थी। इसमें राज कपूर ने टीबी के मरीज के रूप में एक निराश प्रेमी की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शक स्वीकार नहीं कर पाए। सुप्रसिद्ध फिल्म समालोचक प्रहलाद अग्रवाल के अनुसार, अपने दौर की सभी विशेषताओं को लिए हुई थी आह। इसका संगीत तो बेहद लोकप्रिय हुआ था। उसकी गुरुता और मोहनी शक्ति बरसात और आवारा से 19 नहीं 20 थी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा और जाने न नज़र पहचाने जिगर आदि गीत बेहद लोकप्रिय हुए थे। फिर भी आह इसलिए असफल हो गई क्योंकि आवारा ने राज कपूर की इमेज एक बिल्कुल अलग किस्म के मस्तमौला फक्कड़ नौजवान की बना दी थी। उस फ्रेम में राज कपूर का ये निराशावादी व्यक्तित्व कहीं नहीं अड़ता था। सन 1953 की उक्त तीनों फिल्मों की असफलता से राज कपूर की लोकप्रियता को गहरा धक्का लगा। राज कपूर के पास उस समय कोई फिल्म नहीं थी, लेकिन वे हार मानने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। आह की असफलता के तुरंत बाद आर.के. फिल्म्स के अंतर्गत एक ऐसी फिल्म बनाई गई जिसने पूरे फिल्म उद्योग को चौंका दिया। ये फिल्म थी बूट पॉलिश, जिसमें राज कपूर स्वयं नायक भी नहीं थे और नरगिस भी नहीं थी। इसमें थे 2 बाल कलाकार बेबी नाज और रतन कुमार और प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता अब्राहम डेविड। बाल फिल्मों की सफलता हमेशा ही संदिग्ध रही है, परंतु राज कपूर के महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के अनुरूप बूट पॉलिश एक ऐसा करिश्मा साबित हुई जिसने उनकी प्रतिष्ठा पर लगे धक्के के एहसास तक को नष्ट कर दिया। इसकी रजत जयंती सफलता ने पूरे फिल्म उद्योग को अचंभे में डाल दिया। शीर्षस्थ का संघर्ष और संदेश। सन 1955 में आर.के. फिल्म्स की श्री 420 ने फिर से राज कपूर को सबसे बढ़कर बना दिया। इस फिल्म को सफलता तो मिली ही, देश विदेश में सराहना भी हुई। और इन दोनों से बढ़कर यह कि श्री 420 अपने समय की सबसे अलग फिल्म थी, बिल्कुल नए मिजाज की। दर्शकों को इसमें नया स्वाद मिला। उन्होंने इसकी संवेदनशील भाषा में सामाजिक जिंदगी का नया अर्थ पहचाना। तब देश आज़ाद हुए कुल 8 वर्ष हुए थे। जनमानस पर आज़ादी का नशा छाया हुआ था। उस समय श्री 420 में सभ्यता और प्रगति की आड़ में पनप रही खोखली नैतिकता को पहचानने की कोशिश के साथ ही उसके संभावित खतरों से आगाह किया गया था। इस फिल्म में राज कपूर का अभिनय बेमिसाल है।
इसमें वे मजाक ही मजाक में बहुत बड़ी बातें कहते हैं। यह एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय की ज़रूरत को पूरा करती है, हर वर्ग के दर्शक के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है। सन 1956 राज कपूर के जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इसी वर्ष वे एक और कलात्मक ऊंचाइयों के चरमोत्कर्ष तक पहुंचे और दूसरी ओर लोकप्रियता के उच्चतम शिखर तक भी। वे हिंदी सिनेमा में अपने ढंग का अलग व्यक्तित्व बन गए, जिसका कोई मुकाबला नहीं। इस वर्ष उनकी 2 फिल्में प्रदर्शित हुईं, जागते रहो और चोरी चोरी। इनमें से व्यावसायिक दृष्टि से चोरी चोरी अधिक सफल रही थी तथा अत्यधिक लोकप्रिय भी। जागते रहो को आरंभ में अधिक व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, परंतु यह एक महान फिल्म थी। इस फिल्म को कार्लोरीवेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रैंड प्री पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने के उपरांत हिंदी दर्शक इस फिल्म का नाम सुनकर चौंके और दोबारा प्रदर्शित होने पर पहले की अपेक्षा जागते रहो को अधिक सफलता प्राप्त हुई। उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भारतीय फिल्म को इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। ये पुरस्कार मिलने के बाद हिंदी जगत ने जागते रहो का भरपूर स्वागत किया। कला समीक्षकों ने इसे हिंदी सिनेमा की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना। फिल्म विशेषज्ञ एवं लेखक प्रदीप चौबे के अनुसार ऑस्कर अवार्ड यदि सचमुच ही वैश्विक श्रेष्ठता का मापदंड हो तो जागते रहो आज भी उसकी हकदार है। हालांकि भारतीय सिनेमा के वातावरण को इस सब की जरूरत नहीं, क्योंकि पुरस्कारों की नियति खुद भी बहुत दरिद्र होती आई है। उधर राज कपूर को भी शायद ही कभी पुरस्कारों की ऐशना रही हो। जनता की लगातार तालियों से बड़ा और कौन सा पुरस्कार हो सकता है। जागते रहो सिर्फ अपने समय का नहीं बल्कि हर समय का विराट सच है और आधुनिक समाज के परिदृश्य में तो इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ती जाती है। इसीलिए मैं इसे कालजयी फिल्म स्वीकार करता हूँ। इसके निर्माण के 53 वर्ष बाद भी यह फिल्म एक ताज़ा गुलाब की तरह जहनो दिल में महकती है। सन 1957 में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक LV प्रसाद की पहली हिंदी फिल्म शारदा में राज कपूर के साथ नायिका रूप में मीना कुमारी आईं। ये फिल्म भी सफल हुई तथा इसने रजत जयंती मनाई। शारदा में मीना कुमारी ने उस त्यागमयी भारतीय नारी की भूमिका निभाई है जो परिस्थितिवश उसी व्यक्ति के पिता से विवाह करने के लिए मजबूर हो जाती है जिससे वह प्यार करती है। जिसे पति के रूप में पाना चाहिए था उसे बेटे के रूप में पाती है। वह दृश्य जिसमें राज कपूर मीना कुमारी को पहली बार मां कहकर संबोधित करते हैं, दिल को दहला देने वाला है। सन 1958 में राज कपूर की 2 फिल्में प्रदर्शित हुईं, परवरिश और फिर सुबह होगी। इन दोनों ही फिल्मों में उनकी नायिका माला सिन्हा थीं। ये दोनों ही फिल्में व्यावसायिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाईं। परवरिश एक सामान्य फिल्म थी भी, परंतु दोस्तोयेवस्की के सुप्रसिद्ध उपन्यास अपराध और दंड पर आधारित फिर सुबह होगी वस्तुतः एक उत्तम फिल्म थी। प्रहलाद अग्रवाल के शब्दों में 58 में ही प्रदर्शित होने वाली रमेश सहगल की फिर सुबह होगी निश्चित ही एक उम्दा फिल्म थी, लेकिन टिकट खिड़की पर बुरी तरह असफल हो गई। हिंदी सिनेमा में कभी कभी कुछ चमत्कार भी होते हैं। फिर सुबह होगी की असफलता एक ऐसा ही चमत्कार थी। इसमें राज कपूर और माला सिन्हा ने उत्कृष्ट अभिनय किया था। रमेश सहगल का निर्देशन भी सक्षम था और इसके साथ ही साहिर लुधियानवी के सारगर्भित भावनापूर्ण गीतों को संगीतकार खयाम ने मधुर धुनों से सजाया था। फिर सुबह होगी में राज कपूर ने अपनी प्रचलित छवि से हटकर संजीदा भूमिका की थी, पर इस फिल्म की असफलता ने उन्हें बाद में पुनः अपने छवि के दायरे में वापस कर दिया। सन 1959 में राज कपूर अभिनीत 5 फिल्में प्रदर्शित हुईं, अनाड़ी, 2 उस्ताद कन्हैया, मैं नशे में हूँ तथा 4 दिल 4 राहें। इनमें से किसी के निर्माता निर्देशक स्वयं राज कपूर नहीं थे। इनमें से ख्वाजा अहमद अब्बास निर्देशित 4 दिल 4 राहें असफल हो गई तथा अनाड़ी को छोड़कर शेष 3 फिल्में औसत रूप में ही सफल रहीं। अनाड़ी का निर्माण LB लक्ष्मण तथा निर्देशन सुप्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। ये फिल्म राज कपूर के लिए एक सुखद घटना बन गई। 1956 में नरगिस के अलग हो जाने के बाद 1959 में आकर अनाड़ी ने राज कपूर को फिर अनोखे रूप में प्रस्तुत किया। निराशा का एक दौर समाप्त हुआ और सृजनात्मकता का नया अध्याय आरंभ। इसमें उत्कृष्ट अभिनय के लिए राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सन 1960 में राज कपूर की 3 फिल्में प्रदर्शित हुईं, छलिया, श्रीमान सत्यवादी तथा जिस देश में गंगा बहती है। इनमें से श्रीमान सत्यवादी असफल साबित हुई, जबकि भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित छलिया सफल हुई। जिस देश में गंगा बहती है का निर्माण भी राज कपूर ने ही किया था। ये फिल्म काफ़ी उत्तम तथा सफल सिद्ध हुई। इसमें उत्तम अभिनय के लिए राज कपूर को तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला ही, इस फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ।
1961 में राज कपूर की एकमात्र फिल्म प्रदर्शित हुई, नजराना, तथा 1962 में आशिक। नजराना मद्रास के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्रीधर की पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें राज कपूर की नायिका थी वैजयंती माला। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करने वाली नजराना में राज कपूर ने लंबे समय के बाद गंभीर भूमिका निभाई थी। यह अभिनय की दृष्टि से उनकी महत्वपूर्ण फिल्म है। आशिक ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन के बावजूद अस्त व्यस्त पटकथा के कारण अधिक सफल साबित नहीं हो पाए। सन 1963 में प्रदर्शित दिल ही तो है तथा एक दिल सौ अफसाने एवं 1964 में प्रदर्शित दूल्हा दुल्हन सामान्य रूप से ही सफल हुईं। दिल ही तो है में ही मन्ना डे की आवाज में गाया गया सुप्रसिद्ध गीत था, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। 26 जून 1964 को अखिल भारतीय स्तर पर संगम प्रदर्शित हुई। इसके 100 से अधिक प्रिंट एक साथ रिलीज किए गए थे। ये निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता सभी रूपों में राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। संगम में राज कपूर अपनी बहुआयामी प्रतिभा के साथ उपस्थित हुए। संगम के निर्माता, निर्देशक, संपादक और नायक वे स्वयं थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संपादक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। यद्यपि यह राज कपूर की पहली फिल्म थी जिसमें कोई संदेश नहीं था, फिर भी रागात्मक सम्मोहन, नयनाभिराम दृश्यांकन और मधुर संगीत ने मिलकर इसे घनघोर लोकप्रिय बना दिया। भारत में ही नहीं, यूरोप के अनेक देशों में भी संगम को बहुत सफलता मिली। संगम ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन बना दिया। संगम में राज कपूर की नायिका सुप्रसिद्ध नर्तकी अभिनेत्री वैजयंती माला थी तथा सह अभिनेता राजेंद्र कुमार थे, जिनकी भूमिका को अपने उदार स्वभाव के अनुरूप ही राज कपूर ने स्वयं की भूमिका से भी अधिक महत्व दिया था। सन 1966 में राज कपूर तथा वहीदा रहमान अभिनीत तीसरी कसम प्रदर्शित हुई। ये हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु रचित इसी नाम की लंबी कहानी पर केंद्रित थी। इसका निर्माण कवि गीतकार शैलेंद्र ने किया था। साहित्यिक कृति पर बनी फिल्म होने से आरंभ में इसे मुश्किल से वितरक मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी आरंभ में इसे सफलता नहीं मिली। इसी दुख में शैलेंद्र दुनिया से चल बसे, परंतु बाद में लोगों ने इसका महत्व समझा और सिनेमा हॉल हाउसफुल रहने लगे। ये वह फिल्म थी जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। हालांकि इस फिल्म के लिए पारिश्रमिक स्वरूप उन्होंने अपने मित्र कवि गीतकार शैलेंद्र से मात्र ₹1 लिया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। तीसरी कसम को बाद में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की काफ़ी प्रशंसा की गई। 1967 में राज कपूर अभिनीत अराउंड द वर्ल्ड और दीवाना तथा 1968 में सपनों का सौदागर प्रदर्शित हुईं। ये तीनों ही फिल्में असफल हो गईं। इनमें से किसी के निर्माता निर्देशक राज कपूर नहीं थे। दीवाना और सपनों का सौदागर के निर्देशक महेश कौल थे। सक्षम निर्देशक होने के बावजूद इन फिल्मों में वे अपनी सक्षमता का परिचय नहीं दे पाए और राज कपूर की उत्तम अभिनय क्षमता का सटीक उपयोग नहीं कर पाए। केवल निर्माता निर्देशक के रूप में मेरा नाम जोकर जैसी क्लासिक फिल्म की व्यावसायिक असफलता तथा अपनी व्यावसायिक क्षमता के प्रति लोगों की आशंकाओं को निराधार साबित करते हुए राज कपूर ने स्वनिर्मित बॉबी फिल्म के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि यदि बॉक्स ऑफिस ही उनके ध्यान में हो तो वे बड़े बड़े सितारों के बिना भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देने में पूरी तरह सक्षम हैं। बॉबी सन 1973 में प्रदर्शित हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। अपनी इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया जैसे बिल्कुल नए कलाकारों को मुख्य भूमिका में लिया और दोनों ही सुपरहिट स्टार साबित हुए। इस फिल्म ने उस समय व्यावसायिक सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉबी फिल्म की सफलता के बाद राज कपूर ने अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई जो कि फिर एक बार हिट हुई। इस फिल्म ने यद्यपि रजत जयंती मनाई परंतु इसने दर्शकों और कला पारखियों को निराश ही किया। जितनी आकांक्षाएं इसको लेकर पैदा की गई थीं, उन पर यह पूरी नहीं उतरी। हालांकि उन्होंने इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया। एक एक दृश्य को चरम सीमा तक खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने कड़ा परिश्रम किया था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में बाढ़ का दृश्य था जिसे फिल्माने के लिए उन्होंने अपने खर्च से नदी पर बांध बनवाया और नदी में भरपूर पानी भर जाने के बाद बांध को तुड़वा दिया जिससे कि बाढ़ का स्वाभाविक दृश्य फिल्माया जा सके। जयप्रकाश चौकसे के शब्दों में, सत्यम के बाढ़ दृश्य इतने प्रामाणिक इसलिए लगते हैं कि वे असली बाढ़ के दृश्य हैं और कमर तक पानी में खड़े रहकर लिए गए हैं।
दरअसल वे दृश्य बहुत खतरा उठाकर लिए गए हैं, क्योंकि बाढ़ का तेज बहाव यूनिट के सदस्यों को मुसीबत में डाल सकता था। स्वयं राज कपूर कमर तक पानी में खड़े रहकर काम कर रहे थे। जब बाढ़ का पानी उतर गया तब देखा कि सत्यम के लिए लगाया पूरा गांव बह गया। मंदिर का विशाल सेट लगभग नष्ट हो गया है। राज कपूर ने उस समय भी शूटिंग की जब बाढ़ का पानी उतार पर था, क्योंकि फिल्म में उन दृश्यों की भी आवश्यकता थी। सत्यम शिवम सुनंदरम के बाद राज कपूर ने प्रेम रोग का निर्माण किया। इसका निर्देशन भी उन्होंने स्वयं किया। इसमें नायक रूप में ऋषि कपूर एवं नायिका के रूप में पद्मिनी कोल्हापुरे को लिया गया। आरंभ में इस फिल्म की सफलता की गति काफी धीमी रही। इसके विरुद्ध प्रचार भी खूब हुआ था, परंतु धीरे धीरे ये संभलती चली गई तथा सफल हो गई। अनेक स्थानों पर इसने रजत जयंती मनाई। यद्यपि इसकी व्यापारिक सफलता चमत्कारिक नहीं थी, परंतु अनेक दृष्टियों से इस फिल्म को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। यह न केवल विधवा विवाह की समस्या पर आधारित थी, वरन मूलतः ये औरत के बारे में तत्कालीन सामंती सोच पर बहुत से सूक्ष्मता से प्रहार करने वाली फिल्म थी। स्त्री के अक्षत कौमार्य की रूढ़िगत महत्ता को अत्यंत कलात्मकता के साथ इसमें तोड़ा गया है। सन 1985 में रणधीर कपूर द्वारा निर्मित तथा राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली प्रदर्शित हुई। ये वह समय था जब पिछले कुछ वर्षों में फिल्म उद्योग के प्रायः सभी हिंदी फिल्म निर्माता चमत्कारी सफलता का मुंह देखने के लिए तरस गए थे। इस फिल्म के भी रिलीज होने के एक दिन पहले तक किसी को अनुमान भी नहीं था कि राज कपूर का जादू फिर लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा। वैसे भी फिल्म में कोई स्टार नहीं था जिसका सम्मोहन दर्शकों को खींचता। राजीव कपूर की इससे पहले की सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसने सफलता का नया कीर्तिमान रच दिया। फिल्म के एक दृश्य में पहाड़ों में रहने वाले एक लड़की के निर्द्वंद्व तथा उन्मुक्त जीवन को दर्शाने के लिए दिखलाए गए छोटे से उन्मुक्त दृश्य पर कुछ लोगों ने काफी हो हल्ला मचाया, परंतु इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ी पारिवारिक दर्शकों की भारी भीड़ तथा उसमें भी महिलाओं की प्रभुत संख्या ने सबके मुंह बंद कर दिए। राम तेरी गंगा मैली बनाने के बाद वे हिना के निर्माण में लगे थे, जिसकी कहानी भारतीय युवक और पाकिस्तानी युवती के प्रेम संबंध पर आधारित थी। हिना के निर्माण के दौरान राज कपूर की मृत्यु हो गई और उस फिल्म को उनके बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया। राज कपूर को संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, साथ ही साथ वे ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि किस तरह के संगीत को लोग पसंद करते हैं। यही कारण है कि आज तक उनके फिल्मों के गाने लोकप्रिय हैं। शंकर जयकिशन जैसे प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचने वाले संगीतकार को उन्होंने ही अपनी फिल्म बरसात में पहली बार संगीत प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया था। फिल्म बरसात से राज कपूर ने अपनी फिल्मों के गीत संगीत के लिए एक प्रकार से एक टीम बना लिया था, जिसमें उनके साथ गीतकार शैलेंद्र तथा हसरत जयपुरी, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन शामिल थे। ये सभी एक दूसरे के अच्छे मित्र थे और बहुत लंबे अरसे तक एक साथ मिलकर काम करते रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।